हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक जो डिस्कशन कर लिया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड कुछ डेटास और स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का, स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हमने डिफाइन किया। जीरो होता है क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है। लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनसे रिलेटेड किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है वो भी डिस्कस किए थे और स्पेसिफिक चार्ज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर में एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनको हम EMR से भी एब्रिविएट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ये जो रूम है, इस रूम के अंदर जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे आप ये जो पिक्चर यहां पर देख रहे हैं, इस पिक्चर में मैंने एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला जो वेवलेंथ है या रेडिएशन है उसको शो कर रखा है और एक पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस है और एक हम देख रहे हैं यहां पर वेव अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट में हमको दिख रही है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस वेव मोशन के साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्चुअली क्या है, ये माना गया है कि जो लाइट है या कोई भी डिफरेंट लाइट का टाइप है या रेडिएशन का टाइप है, जब भी वो स्पेस में प्रोपोगेट होता है हमेशा वो अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट की फॉर्म में होता है, जिसको हम वेव मोशन भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये हम जनरली वेव की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, एनर्जी का टाइप है। ओके, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी द एनर्जी इज एमिटेड from any source continuously and contains of electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other। continuously और हमेशा जो भी एनर्जी है किसी भी सोर्स से एमिट हो रही है उसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एसोसिएट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को माना गया है। ओके, और हमेशा ये जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस से ओरिजिनेट होती हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर स्पेस में प्रोपोगेट होती हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो आप लाइट इस रूम में देख रहे हैं या आपके घर में जो भी ट्यूबलाइट है या सन से आने वाली जो लाइट है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का टाइप है। ओके, इसके बाद अच्छा, ये जो पिक्चर मैंने आपको भी यहां पर बताया इसको बिल्कुल भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हम इससे रिलेटेड अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट यूनिट्स को यहां पर मेंशन करेंगे, आप उसको लिखिएगा। ये जो पॉइंट है इसको अपनी कॉपी में ढंग से आप डिक्टेट करिएगा। ओके, चलिए अब मैं आगे यहां पर बढ़ता हूं। जैसा भी आपको मैंने बताया, लाइट और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑलवेज प्रोपोगेट थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो भी आपको मैंने यहां पर डिफाइन किया, अब ये आप अपनी कॉपी में ऐसे मेंशन कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एसोसिएटेड विद ईच वेव परपेंडिकुलरली। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है स्टूडेंट्स। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नाम ही इसलिए रखा गया है रेडिएशंस का क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनके साथ परपेंडिकुलरली एसोसिएट होते हैं। नाउ अगर मैं एक वेव को डिफाइन करना चाहूं तो उसको सिंपली आप कैसे बता सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं जो नर्मदा रिवर है उसके पास कहीं पर भी खड़ा हूं, जैसे हम ग्वारी घाट चले जाते हैं, वहां नर्मदा रिवर के पास खड़े हुए हैं और एक हमने पीस ऑफ स्टोन लिया है ना और उसको वाटर में थ्रो किया। वैसे तो सही बात नहीं है बिल्कुल भी, हम अपने रिवर्स को, हम अपने जो पॉन्ड है उनको बिल्कुल भी हमको गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मैं एक सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो हमने एक पीस ऑफ स्टोन लिया और उसको वाटर में थ्रो किया, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वेव्स ओरिजिनेट होती हुई दिख रही हैं। ये देखिए, ये ऐसे, ये वेव मोशन है। तो ये जो वेव्स हैं ये कैसे जनरेट हुई, यहां पर इस पॉइंट पर हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस। तो इसलिए जब भी हम वेव की बात करते हैं तो वेव इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टरबेंस, ओके, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम सम वाइब्रेटिंग सोर्स एंड ट्रेवल आउटवर्ड्स
एज अ कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ्स। ओके, जैसे इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम यहां पर ऐसे समझ सकते हैं, ये मैंने लिख रखा है पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब हम जिस पॉइंट पर उस स्टोन को थ्रो किए थे वहां पर हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, और देखिए यहां से हमको एक वेव ओरिजिनेट होती हुई दिख रही है। जो वेव का हाइट है इट इज नोन एज क्रस्ट, और जो वेव का डेप्थ है इट इज नोन एज ट्रफ। और जब हम एक क्रस्ट और एक ट्रफ को सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमको इससे यहां पर एक वेव मिलता है। तो वन वेव इज इक्वल टू वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ। ओके, एक वेव का मतलब हमेशा वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ का सम है। तो इसलिए हमने यहां पर डेफिनेशन में लिखा वेव इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस which originates from some vibrating source। तो हम जैसे वहां पर भी जो एग्जांपल अभी डिस्कस किए कि हमने जो स्टोन को वहां पर थ्रो किया रिवर में, तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जो वेव्स हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं। तो ये हमने वेव मोशन को या वेव को डिफाइन किया, इट इज ऑलवेज सम ऑफ वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ। नाउ जब भी वेव स्पेस में प्रोपोगेट होते हैं we have some terminologies, कुछ टर्म्स हम हमेशा वेव मोशन के साथ बताते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आप यहां पर देख रहे हैं, मैंने लैम्डा लिखा हुआ है। लैम्डा, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वेव लेंथ। और वेव लेंथ की डेफिनेशन क्या है? दो जो एडजेसेंट क्रस्ट हैं या दो जो एडजेसेंट ट्रफ हैं उनके बीच का डिस्टेंस, जो नेबरिंग दो एडजेसेंट क्रस्ट हैं या जो नेबरिंग एडजेसेंट ट्रफ हैं उनके बीच का डिस्टेंस, इसको हम वेव लेंथ से मेजर करते हैं। और ऑब्वियसली लेंथ है तो इसकी यूनिट मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। एंगस्ट्रॉम में भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वेव लेंथ को यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं। फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है वेव का, वेलोसिटी क्या होती है, और वेव नंबर हम किसको कहते हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव मोशन के साथ एसोसिएट होते हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिक्टेट करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं किसी भी वेव मोशन या रेडिएशन से रिलेटेड, उनको सबसे पहले यहां पर डिस्कस करूंगा। एंड वी हैव टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसको फिर मैं आपको यहां पे डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद वेव मोशन। कोई भी एक जो वेव है उससे हम कौन कौन से रिलेटेड टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा भी आपको मैंने बताया था वेव लेंथ, जिसको हम इस सिंबल से आज के बाद रिप्रेजेंट करेंगे नाउ ऑनवर्ड्स, इट इज लैम्डा। ओके, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ्स और क्रस्ट, दो एडजेसेंट क्रस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। ओके, इसकी जो वेवलेंथ की यूनिट है ये हमेशा हम डिफाइन करते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ये नील एंगस्ट्रॉम के नाम पर ए नॉट यूनिट है। ओके, और 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। ओके, हम इसको लैम्डा को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं 1 नैनोमीटर। एनएम स्टैंड्स फॉर नैनोमीटर, और नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है। पिकोमीटर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज ये लेंथ है तो डेफिनेटली जो भी लेंथ की यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ आप जनरली देखेंगे पूरे चैप्टर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंगस्ट्रॉम में ही वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो वेवलेंथ की डेफिनेशन हो गई। अब मैं आ जाता हूं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, ये देखिए ये वेव मोशन है। तो 1 सेकेंड में जितनी वेव्स एक पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से पास हो जाती हैं पर सेकेंड में, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस पर सेकेंड। ये देखिए पर सेकेंड, इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन बोलते हैं। तो ये अपनी कॉपी में ढंग से नोट करिए, इसका सिंबल हमेशा न्यू होगा, न्यू।
तो इट इज फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 साइकिल पर सेकेंड, जिसको हम एब्रीवेट ऐसे भी कर सकते हैं 1 CPS, या हम इसको फिर सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं क्योंकि अभी हमने लिखा साइकिल्स पर सेकंड, ओके। और या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 हर्ट्ज, जिसको हम 1 HZ से भी रिप्रेजेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये हेनरी हर्ट्ज के नाम पर पड़ा है यूनिट 1 हर्ट्ज, ओके। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम हमेशा इनमें से किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट के ऊपर आ जाता हूं मैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम C से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं, ये तुमने 9th और 10th में भी किया है। जनरली ऐसा माना गया है कि जितने भी रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो जो लाइट की वेलोसिटी होती है हमेशा उसी वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। हां, उनके साथ फ्रीक्वेंसी या जो वेवलेंथ है वो कोई भी एसोसिएट हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है यहां पर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव इन 1 सेकेंड। जितना डिस्टेंस एक वेव 1 सेकेंड में ट्रेवल करता है वो उसकी वेलोसिटी होती है। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा या न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो c वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट है, इट्स वैल्यू इज ऑलरेडी नोन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। यहां पर मैंने एक नोट लिखा है, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल थ्रू स्पेस विद द सेम वेलोसिटी एज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये आपको भी मैंने बताया। हां, विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ उनके डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हमेशा किसी भी वेव की जो वेलोसिटी है उसके इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का ये डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। वेव नंबर, ये आपके लिए एक नया टर्म है, वेव नंबर। वेव नंबर को स्टूडेंट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। ये देखिए, ये व्हाट इज न्यू बार? न्यू बार क्या है? देखिए मैंने यहां पे लिखा है वेव नंबर न्यू बार। न्यू के ऊपर हमने एक बार का साइन लगा रखा है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन है न्यू बार, वेव नंबर। व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? इट इज नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ। मतलब पर सेंटीमीटर में जितनी वेवलेंथ है या पर मीटर में जितनी वेवलेंथ है, हम उनको हमेशा वेव नंबर के इक्वल डिफाइन करते हैं। इसलिए वेव नंबर को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। और इसलिए अगर मैं यहां पर यूनिट की बात करता हूं, यूनिट ऑफ वेव नंबर, तो या तो हम इसको लिखते हैं सेंटीमीटर इनवर्स और या इसको लिखते हैं मीटर इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तो सभी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गए हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, हम इसको आगे जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है उसके अंदर यूज करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ हमेशा 11th क्लास से 12th क्लास में चलेगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस थ्योरी है उसको सबसे पहले यहां पर क्लियर कर लिए। ये सारी जो टर्म्स हैं इनको हम यहां पर डिस्कस कर लिए, जो हमेशा हमारे साथ अब रहने वाले हैं। हां बच्चों, इसके अंदर एक टर्म यहां पर मैंने और नोट किया है, एम्पलीट्यूड। इसको भी अपनी कॉपी में ढंग से नोट कर लीजिए। एम्पलीट्यूड का जो सिंबल है वो स्मॉल ए है, और जैसा अभी हमने यहां पर डिफाइन किया, ये जैसे अभी मैं अपना जो लेक्चर यहां पर आपके सामने रख रहा हूं और इस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो डेफिनेटली यहां पर भी फ्रीक्वेंसी एंड जो वेव मोशन है वो एसोसिएट है, ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो हमने क्रस्ट लिखा है, इसका जो हाइट है ये एम्पलीट्यूड है, और ऐसे ही जो हमने ट्रफ लिखा है इसका जो डेप्थ है ये एम्पलीट्यूड है। तो किसी भी वेव का जो क्रस्ट होता है उसका हाइट या जो ट्रफ होता है उसका डेप्थ, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, ओके।
मतलब हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो कितनी ज्यादा है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है, वो यहां पर हम एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इट इज हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ ऑफ अ गिवन वेव। तो ये अपनी कॉपी में ढंग से नोट कर लीजिए, ये एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है। इट डिटरमाइंस इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ बीम ऑफ लाइट। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, सबसे पहले इनको हमने समझ लिया। अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनके टाइप को आपके साथ शेयर करूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन होते हैं और इनकी क्या वेवलेंथ रेंज है, ये मुझे पता होना चाहिए। इससे ज्यादा कभी भी एग्जामिनर आपसे इसमें नहीं पूछने वाला है। हां बच्चों, अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टाइप के ऊपर आ गया हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेनली हम ऐसे डिफाइन करते हैं, देखिए, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस, गामा रेस, कॉस्मिक रेस। आप वहां पर जो पिक्चर देख रहे हैं उस पिक्चर में भी ये मैंने सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिखे हुए हैं। उनके साथ आप देखिए वहां पर वेवलेंथ भी एसोसिएट है। क्या एसोसिएट है? वेवलेंथ भी एसोसिएट है, और सारी वैल्यूज एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट की गई हैं। तो आप जब ये टेबल अपने सामने अपनी कॉपी में बनाएंगे, उनके सामने वहां पर एंगस्ट्रॉम में सारी वैल्यूज को भी मेंशन कर लीजिए। क्या ये वैल्यूज मुझे याद रखनी पड़ती हैं? नो, नेवर। आपको ये कभी भी याद नहीं रखनी। लेकिन ये अगर मुझे पता है कि कौन सी हायर वेवलेंथ वाली रेडिएशन है और कौन सी लोअर वेवलेंथ वाली रेडिएशन है, तो बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट्स आपके लिए। ठीक है, तो कॉस्मिक रेस के लिए आप वहां पर जो रेंज देख रहे हैं वेवलेंथ की एंगस्ट्रॉम में, वो 0 से 0.01 देख रहे हैं। ओके, उसके बाद जो गामा रेस है उनका नंबर है 0.01 से 0.1। उसके बाद जो एक्स रेस आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं 0.1 से 150 एंगस्ट्रॉम की रेंज के हैं। उसके बाद जो अल्ट्रावायलेट है वो 150 से 3800 एंगस्ट्रॉम की रेंज के हैं। विजिबल 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के रेंज के हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट ये काम आता है, हमारी जो आईज हैं, जो ये कलर्स देख पा रहे हैं, ये सभी हम विजिबल रीजन में देख पा रहे हैं। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। तो इन की जो वेवलेंथ है, हमारी जो आईज जिन वेवलेंथ को इजिली वॉच कर पाती हैं, देख पाती हैं, वो एक्चुअली 7600 और 3800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के बीच के सारे वेवलेंथ वाले रेडिएशंस हैं। ओके, आफ्टर दैट इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव्स है, और सबसे लॉन्गर वेवलेंथ वाले जो रेडिएशंस हैं वो रेडियो वेव्स हैं। आप देखिए उनके लिए एंगस्ट्रॉम में वो वेवलेंथ के लिए रेंज लिखी हुई है, देख रहे हैं आप सभी। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? रेडियो वेव्स, ये लॉन्गर वेवलेंथ वाले रेडिएशन है, लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन। अच्छा, जब तुम टेबल बना रहे हो तो वहां पर उनके सामने सोर्स भी लिख सकते हो। जैसे रेडियो वेव्स, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसा आप वहां पर पिक्चर में भी देख रहे हो। रेडियो में जो वहां पे फ्रीक्वेंसीज आती हैं, जो हम अलग अलग टाइप के चैनल्स को सुनते हैं रेडियो में, तो ऑब्वियसली वो रेडियो वेव्स होती हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन है तो अभी हमने ये पढ़ा था न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये देखिए, अगर वेवलेंथ लॉन्गर है तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? शॉर्टर। इसका मतलब रेडियो वेव्स लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन है और शॉर्टर फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन है। और हम जब रेडियो वेव से यहां पर कॉस्मिक रेस तक अप्रोच कर रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज। इसका मतलब जो कॉस्मिक रेज हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ वाले रेडिएशन है, दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। ऐसे ही माइक्रोवेव, माइक्रोवेव इसके अंदर मैंने मेंशन किया है यहां पर बाय जनरेटर ऑफ हाई क्वालिटी माइक्रोवेव्स। ये आपके जो घर पे माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें भी जो रेडिएशंस होते हैं जिनसे कि हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको गर्म करते हैं, वहां पर माइक्रोवेव रेडिएशंस होती हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होती हैं, है ना। तो इंफ्रारेड मैंने यहां पे लिखा है फ्रॉम हीटेड थिंग्स, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होती हैं। विजिबल, ये आपको मैंने बता ही दिया। अल्ट्रावायलेट, सन से मिलने वाले जो रेडिएशंस हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं। एक्स रेस, टू पुट अ मेटालिक बैरियर इन पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके,
अगर एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के पाथ में हम मेटालिक बैरियर को रखते हैं तो वहां से जो कोलिजन से जो रेडिएशन जनरेट होते हैं हम उनको एक्स रेस बोलते हैं। ऐसे गामा रेस, कॉस्मिक रेस, जो सन का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सन, वहां से जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो जनरेट होते हैं, हम उनको कॉस्मिक रेस बोलते हैं। तो वो पिक्चर जो आप देख रहे हैं वहां पर, उसमें भी मैंने कुछ ऐसा शो किया हुआ है। तो वहां से सिर्फ आप वेवलेंथ की जो एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज रेंज लिखे हुए हैं उनको नोट कर लीजिए और इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में बना लीजिए स्टूडेंट्स अभी, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टर्म्स हमने डिस्कस किए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के ऊपर आ गया हूं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जैसे अभी हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उसमें डिस्कस किया कि लाइट या जो वेव्स हैं जब भी स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो कंटिन्यूस मैनर में करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं। लेकिन जो मैक्स प्लैंक थे 1901 में, उन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी से यह प्रूव किया कि लाइट या रेडिएशन जब भी स्पेस में प्रोपोगेट करते हैं या ट्रेवल करते हैं तो वो कभी भी कंटिन्यूस मैनर में नहीं करते, ऑलवेज इन डिसकंटिन्यूस मैनर। ओके, तो सबसे पहले यहां पर जो क्वांटम वर्ड है, क्वांटम वर्ड, ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है केम फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड यूज्ड फॉर सम अमाउंट, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं हाउ मच। मतलब इसका इंग्लिश में अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है हाउ मच, मतलब अमाउंट की बात हो रही है। तो क्वांटम जो वर्ड है वो हम जनरली हाउ मच के लिए यूज करते हैं। ओके, और जो मैक्स प्लैंक थ्योरी है उसको प्लैंक ने कैसे डिफाइन किया है? अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, light or any other form of radiation energy is not continuously absorbed or emitted by an object। जैसे ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स हम ये मान लेते हैं लेट आर आईज, ऑब्जेक्ट हमारी आंखें हैं। ओके, तो इज नॉट कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट बट ऑलवेज इन discontinuous manner, discontinuous manner। Okay, that is in the form of small packets, small packets। These packets according to Planck known as quantum, these packets according to Planck known as quantum। और स्टूडेंट लाइट के केस में पर्टिकुलरली हम क्वांटम को फोटोन भी बोलते हैं। In case of light, quantum is also known as photon। ओके, तो सबसे पहले ये डायलॉग अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे
कि सर प्लैंक को यह आइडिया आया कहां से? ऐसा तो था नहीं कि ऊपर से भगवान आए होंगे उनके ड्रीम में, रियलाइज योर ड्रीम्स, है ना, कि ड्रीम में भगवान आए और प्लैंक को ये वचन देकर गए कि बेटा तुम क्वांटम थ्योरी को इंट्रोड्यूस कर देना, तुम्हारा जो नेम है, तुम्हारा जो फेम है वो एकदम अमर हो जाएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बन जाएगी। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से जनरली आप सभी को ऐसे समझाता हूं। जैसे मैं मान लेता हूं कि हमारे घर में एक छोटा सा गार्डन है, ओके, और गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स के प्लांट्स लगे हुए हैं, और वहां पर एक सर्वेंट आता है जो हमेशा उन प्लांट्स को वाटर डिस्ट्रीब्यूट करता है, पानी उनको देता है ना। आपने क्या किया, जब वो सर्वेंट एक दिन आया और उसने सारे जो प्लांट्स हैं उनको वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपने उस सर्वेंट को अपने पास बुलाया और उनको बोला कि भैया आप ये बताओ आपने हर प्लांट को कितना पानी दिया, कितना वाटर दिया। तो वो सर्वेंट आपको देखता है, आप सर्वेंट को देखते हैं, सर्वेंट फिर आपको देखता है और फिर मुस्कुराता है मुझे क्या पता। मतलब वो बोलता है कि मैं आपको सर ये नहीं बता सकता कि मैंने हर प्लांट को कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने तो सिंपली जो वाटर पाइप है उसको लिया और हर प्लांट के पास जाके खड़ा हो गया और उनको वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। अब क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप थोड़े से स्मार्ट हैं और आप उसको एक सजेशन देते हैं कि आप ऐसा करो, एक 10 लीटर का बकेट ले लो। क्या ले लो? 10 लीटर का बकेट, उसमें 10 लीटर पानी पूरा भर लो और आप 100 मिलीलीटर के छोटे छोटे पाउच लो प्लास्टिक के, हर पाउच के अंदर पानी भरो 100 मिलीलीटर और फिर आप प्लांट्स को अब पाउच की फॉर्म में, वहां पर पैकेट की फॉर्म में आप वाटर डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जैसे उस सर्वेंट ने अगर एक प्लांट को 2 पाउच वहां पर पानी दिया, अब आप बताओ कितना पानी दिया? ऑब्वियसली 200 मिलीलीटर, हर पाउच हर पैकेट 100 मिलीलीटर का है। ओके, ऐसे ही अगर एक प्लांट के पास जाके उन्होंने 10 पाउच बस्ट किए, 10 पाउच के इक्वल वाटर दिया, तो कितना पानी दिया? ऑब्वियसली 1000 मिलीलीटर, इट मींस 1 लीटर वाटर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो गया आपकी स्मार्टनेस के कारण। तो यही कॉन्सेप्ट और यही थीम प्लैंक का था। जो मैक्स प्लैंक थे वो बिल्कुल आप जैसे ऐसे ही स्मार्ट थे। तो 1901 में उन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी के थ्रू एकदम पूरी कहानी को, पूरी पिक्चर को जो साइंटिस्ट से उनके सामने बदल के रख दिया। क्या उन्होंने ये डिफाइन किया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट को या किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा तो वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में करेगा। डिसकंटिन्यूअस मैनर, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं करेगा। ये डिसकंटिन्यूअस मैनर का मतलब है स्मॉल पैकेट। मतलब मैंने प्लांट को पहले एक पाउच दिया, फिर दूसरा पाउच दिया, फिर तीसरा पाउच दिया। ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस मैनर, डिसकंटिन्यूअसली। वेरएस मैंने जो वाटर का पाइप लिया और उससे टैप को ओपन करके पानी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, तो ये कंटिन्यूअस मैनर है। तो प्लैंक के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस मैनर में अगर मैं वाटर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं प्लांट्स को, तो डेफिनेटली मैं ये पता नहीं लगा पाऊंगा कि हर प्लांट को जाकर मैंने कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन अगर मैं डिसकंटिन्यूअस मैनर में करता हूं, पैकेट्स की फॉर्म में करता हूं, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, तो मैं बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा कि मैंने हर प्लांट को कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? तो प्लैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो यही बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, नाउ जो प्लैंक थ्योरी है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, कि सारे रेडिएशंस एनर्जी का टाइप है। ऑल रेडिएशंस आर ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी। तो हर रेडिएशन के साथ जो पैकेट्स एसोसिएट हैं, ओके। अच्छा, एक इसको मैं छोटे से एग्जांपल से आपको और समझाता हूं कि ये जो पैकेट्स हैं ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, आप एक शॉपकीपर के पास गए और आपने शॉपकीपर को बोला कि भैया ये एक मार्कर पेन दे देना। ठीक है, क्या दे देना? एक मार्कर पेन दे देना। आपने ऐसा बोला।
ये उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो क्या करेगा, आपको एक मार्कर पेन आपको बोलेगा और मतलब आपको वहां पे दे देगा मार्कर पेन, आप घर लेकर आ जाएंगे। अब एक स्टूडेंट ऐसा है जो उस शॉपकीपर को जाकर बोलता है कि भैया आधा मार्कर पेन दे देना, तो अब क्या होगा, आप फिर शॉपकीपर को देखेंगे, शॉपकीपर फिर आपको देखेगा और फिर आप शॉपकीपर को देखेंगे और फिर क्या होगा, शॉपकीपर देखकर आपको मुस्कुराएगा। आधा पेन होता है क्या, नो, 1/4 पेन, हाफ पेन, 3/4 पेन, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, सेंसलेस बात है। ओके, तो सेम कहानी यहां पर है, जैसे पेन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है ना, वैसे ही क्वांटम कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। मतलब जब भी एनर्जी, लाइट या रेडिएशन स्पेस में ट्रेवल करते हैं डिसकंटिन्यूअस मैनर में इन टर्म्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स, तो ये जो पैकेट्स का नंबर है शुड बी होल नंबर वैल्यू। होल नंबर मींस 1 2 3 4 5 6 7, ये कभी भी ये वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। 1.1 1.2 ये अलाउ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन बोल के गए, प्लैंक बोल के गए। ओके, तो यहां पर अब मैं जो प्लैंक थ्योरी है उसको डिक्टेट कर दिया हूं, ये तो आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। आगे इसमें मैं मेंशन करता हूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, जैसे हमने अभी जो वाटर का एग्जांपल लिया था, वाटर पाउच की हर पाउच 100 मिलीलीटर का था, तो ऐसे प्लैंक ने डिफाइन किया एनर्जी, जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ऑफ ईच क्वांटम। तो स्टूडेंट, जो एनर्जी है हर पैकेट की, हर क्वांटम की, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। और अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो वी कैन राइट एज E इज इक्वल टू, ये हो जाएगा H न्यू। ये देखिए, ये प्लैंक्स इक्वेशन है, इसको सबसे पहले प्लैंक ने ही इंट्रोड्यूस किया था, प्लैंक्स इक्वेशन। व्हाट इज H हियर, H क्या है, तो यहां H, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। और अगेन जो प्लैंक है उन्होंने इस कांस्टेंट की पूरी वैल्यू को डिराइव किया था। ऑब्वियसली हमको डिराइव नहीं करना, हम तो सिंपली ये वैल्यू ऐसे याद रखेंगे, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। जनरली हमको ये एग्जामिनर प्रॉब्लम में दे भी देता है, वैल्यू को याद कर लेते हैं तो बेटर होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। एंड व्हाट इज न्यू, न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन रेडिएशन। जो गिवन रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक क्वांटम की एनर्जी है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं n क्वांटम की एनर्जी लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, देयरफॉर एनर्जी ऑफ n क्वांटम्स। तो n क्वांटम्स की जब तुम एनर्जी लिखोगे तो कितनी लिखोगे, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू NH न्यू। ये देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, ये भी प्लैंक्स इक्वेशन। और यहां जो n है नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली इन केस ऑफ लाइट हम फोटॉन्स डिफाइन कर रहे हैं, और अगर मैं इन केस ऑफ अदर रेडिएशंस बात करता हूं तो क्वांटम्स। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं एक लाइट जो मेरे रूम में लगी हुई है उसको मैं ऑब्जर्व करता हूं, या तो एब्जॉर्ब करता हूं या एमिट करता हूं, तो लाइट या कोई भी रेडिएशन हमेशा स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, तो यही हमने यहां पर लिखा है, और इसकी जो वैल्यू है ये शुड बी होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा। आप सोच रहे होंगे कि सर होल नंबर में तो जीरो भी आता है। अब ऑब्वियसली जीरो फोटोन बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना स्टूडेंट्स, ये आपको सोचिए। अच्छा, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, नेवर बी फ्रैक्शनल वैल्यू।
इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम पूछा भी गया है स्टूडेंट, फ्रैक्शनल वैल्यू मैं आपको भी करके बताऊंगा। मतलब ये 1.1, 1.2, 1.5 ये कोई भी वैल्यू अलाउ नहीं है। तो ऐसे ही आप भी इसको मेंशन करके कट करना अपनी कॉपी के अंदर। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को ये प्लैंक्स इक्वेशन क्लियर हो गया। अच्छा, अभी जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखे थे c/λ, वो हम अगर यहां पे पुट करते हैं तो इससे फिर एक नया रिलेशन बन जाएगा प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन में। हाँ स्टूडेंट्स, तो यहां पर जैसा कि मैंने अभी लिखा इक्वेशन नंबर 2 में, तो अगर मैं न्यू लिखता हूं इट इज c/λ, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो अब जो रिलेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू NH c/λ। ये देखिए, इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूं। एंड ऑल्सो अभी हमने न्यू बार को 1/λ लिखा था, जिसको हमने वेव नंबर डिफाइन किया था। ओके, न्यू बार, तो इंस्टेड ऑफ 1/λ मैं इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल टू NHc न्यू बार। ये देखिए, तो ये सारी इक्वेशन आप इसको भी प्लैंक्स इक्वेशन बोल सकते हैं, इसको भी प्लैंक्स इक्वेशन बोल सकते हैं। इनमें से कोई भी इक्वेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप यूज कर सकते हो। तो ये सबसे पहले अपनी कॉपी में ढंग से नोट कर लीजिए। एंड अगर मैं अब आपसे यहां पर पूछूं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के है, बिल्कुल सही है, जो हमने वहां पर मेंशन किया था। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के है, बिल्कुल सही है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के। ये सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी रेडिएशन के टाइप के लिए, लाइट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। ओके, तो हम इन सारे रिलेशंस को अभी फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो स्टूडेंट इतनी ही है कि लाइट या कोई भी जो रेडिएशन है जब भी स्पेस में ट्रेवल करता है और कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब या एमिट करता है तो कंटिन्यूस मैनर में नहीं करता, डिसकंटिन्यूस मैनर में करता है। और ये जो डिसकंटिन्यूस मैनर है इसको हम बोलते हैं स्मॉल पैकेट्स, क्वांटम्स, फोटॉन्स। ओके, दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वी हैव दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को बेस मानकर मैं पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा। अच्छा, आगे 1905 में, जस्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के तुरंत बाद 1905 में आइंस्टीन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इसी इक्वेशन को यूज किया था। तो वो भी हम आगे अभी देखेंगे, लेटर स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इससे रिलेटेड किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं, हमको देखने को मिल सकती हैं, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। हाँ बच्चों, अब मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर यहां पर आ गया हूं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे जेई में या नीट में यहां से प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रॉब्लम 1 में लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 300 एंगस्ट्रॉम एंड 1200 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। तो जैसे ही आपको रेडिएशंस की बात होती है हमेशा हमको प्लैंक्स इक्वेशन याद आ जाना चाहिए, फ्रॉम प्लैंक्स इक्वेशन। अब देखिए, क्योंकि यहां पे फोटॉन्स या क्वांटम से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए हम यहां पर ये अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम n की वैल्यू 1 है, मतलब जो फोटोन या क्वांटम्स हैं उनकी वैल्यू 1 है। तो हम अभी ये जो रिलेशन पढ़ के आए हैं E इज इक्वल टू एच न्यू या SC/λ, हम इस इक्वेशन को यहां पर यूज करेंगे क्योंकि हमसे एनर्जी का रेशो पूछ रहा है और वेवलेंथ हमको गिवन है। तो सबसे पहले फर्स्ट रेडिएशन के लिए, फॉर फर्स्ट रेडिएशन, तो जो फर्स्ट रेडिएशन है हम उसके लिए एनर्जी लिख देते हैं E1 विच इज SC/λ1, और λ1 की वैल्यू
आपको यहां पर गिवन है 300 एंगस्ट्रॉम, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। एंड ऐसे ही सेकेंड रेडिएशन के लिए, तो जब आप सेकेंड रेडिएशन के लिए लिखोगे तो सेकेंड रेडिएशन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। तो SC डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 ये 1200 एंगस्ट्रॉम हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो अब मुझे रेशो कैलकुलेट करना था, तो देयरफॉर मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर दूंगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा E1 बाय E2 इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय SC डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। SC से तो SC कैंसिल हो गया और E1 बाय E2 का जो रेशो है वो लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 आ गया। तो स्टूडेंट जो लैम्डा 2 है वो हमको 1200 एंगस्ट्रॉम गिवन है और लैम्डा 1 300 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो इसका मतलब एनर्जी का रेशो अभी हम ये पढ़ के आए हैं, जो हमने इस रिलेशन में भी पढ़ा था, वेवलेंथ के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो E1 बाय E2 लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 है, तो यहां से जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 4:1। ये देखिए, ये आंसर है। तो कहां गिवन है ये आंसर आपको 4:1, ये आपको बी ऑप्शन में गिवन है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने यहां पे लिखा है, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। आपसे अब पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एसोसिएट होंगे उस लाइट के साथ जिसकी वेवलेंथ इतनी है और जिससे हमको 1 जूल ऑफ एनर्जी मिल रही है। तो देखिए कैसे इसको आप अटेंड करेंगे। जो प्लैंक्स इक्वेशन है इसके अंदर, क्योंकि मुझसे नंबर ऑफ फोटॉन्स ही पूछ रहा है, तो मैं इसको ऐसे मेंशन कर दूंगा E इज इक्वल टू NH न्यू या NSC बाय लैम्डा। ओके, और मुझे यहां पर N कैलकुलेट करना है। मुझे वेवलेंथ गिवन है यहां पर, इट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम वी कैन राइट 4000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ओके, और एनर्जी मुझे यहां पर गिवन है जो 1 जूल है। ये सारे डेटा मुझे गिवन है, तो मैं इस इक्वेशन से अब यहां पर लिख लूंगा N की वैल्यू। तो ये हो जाएगा E इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय H इंटू C। ये देखिए, तो एनर्जी इट इज 1 जूल, लैम्डा इट इज 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट ये गिवन है। तो इट इज 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय C इट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, अब क्योंकि फोटॉन्स हैं, फोटोन की कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो नंबर है, सिंपली नंबर ऑफ पैकेट्स, नंबर ऑफ क्वांटम्स। तो देखिए, मीटर से मीटर कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। ऑब्वियसली कोई भी यूनिट अब लेफ्ट नहीं रह गई है। तो जब मैं इस रेशो को सॉल्व करता हूं तो n की वैल्यू हमको 2.01 इंटू 10 की पावर 18 मिलती है, नंबर ऑफ जो हमसे फोटॉन्स पूछे गए थे लाइट के। ये वैल्यू स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल है या होल नंबर है? ऑब्वियसली होल नंबर है। 2.01 इंटू 10 की पावर 18 है, तो 10 की पावर 18 इसको मैं अगर यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको एक होल नंबर वैल्यू मिलेगी। इट इज नॉट फ्रैक्शनल वैल्यू। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गया ना सभी को? तो ये हमारा आंसर है। तो हमको ये गिवन है आंसर सी में, सी इज करेक्ट आंसर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा। इसमें मैंने लिखा है अ बल्ब एमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम। The bulb is rated as 150 watt and 8% of the energy is emitted as light. How many photons are emitted by the bulb per second? जैसे जो हमारे घर में ये बल्ब है या ट्यूबलाइट है तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप देखते हैं कि पावर मेंशन होती है, 150 वॉट, 100 वॉट, 20 वॉट,
तो ये जो पावर है ये आपको यहां पर मेंशन करी गई है इस लाइट सोर्स की 150 वॉट। तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं कि हमको गिवन क्या है। तो हमको गिवन है पावर ऑफ बल्ब, इसको हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इट इज 150 वॉट, और जो वॉट होता है वो हम जूल पर सेकंड लिखते हैं, जूल पर सेकंड। ठीक है, ये बोल रहा है 8% ऑफ द एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट। अब सबसे पहले अगर एनर्जी को मेंशन किया जाए, एनर्जी ऑफ लाइट सोर्स, एनर्जी ऑफ बल्ब, तो कैसे इसको मेंशन करते हैं स्टूडेंट? पर सेकंड में जो भी वहां पर पावर है उसकी सोर्स की, तो देखिए एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं पावर इनटू टाइम, टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो ये एनर्जी का हमको फॉर्मूला मिल जाएगा पावर इनटू टाइम। तो पावर अभी हम देख रहे हैं कि वहां 150 जूल पर सेकंड है, और टाइम क्योंकि मुझे पर सेकंड ही यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड निकालने हैं, तो 1 सेकंड हो गए, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, इसका मतलब 150 जूल एनर्जी आ गई। लेकिन आपको गिवन है 8% ऑफ द एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट, मतलब ये जो बल्ब है ये सिर्फ 8% एनर्जी की फॉर्म में फोटॉन्स को एमिट कर पाया और खराब हो गया, बेकार हो गया। तो सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे 8% ऑफ इट्स एनर्जी। तो 8% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 8%। ये देखिए ये हमको यहां पर मिल जाएगा 1.5 इंटू 8 जूल। ये देखिए ये हमको 8% ऑफ एनर्जी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे यहां पर वेवलेंथ गिवन है, इट इज 4500 एंगस्ट्रॉम। तो वी कैन राइट 4500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर, और मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। तो हमने अभी ये जो फॉर्मूला नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए अप्लाई किया था, सेम फॉर्मूला मैं वहां पर अप्लाई कर दूंगा, E इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय H इंटू C। तो एनर्जी 1.5 इंटू 8 जूल मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ 4500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। प्लैंक्स कांस्टेंट नोन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट नोन है, तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये देखिए क्लियर हो गया सभी को? तो यहां से आप जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे यू विल फाइंड द आंसर, आपको यहां पर आंसर मिलेगा। तो आंसर कितना होगा? ये आपका आंसर आएगा 27.2 इंटू 10 की पावर 18 फोटॉन्स। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, जूल से जूल कैंसिल हो गया। एन क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटम्स है तो ऑब्वियसली इसके साथ तो कोई भी यूनिट कभी भी नहीं होगी, नंबर है सिंपली ये। तो हमने एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, मुझे तो स्टूडेंट ये वैल्यूज याद हैं कि इतना एन आना है, लेकिन आप पूरा कैलकुलेशन करके देखना, क्योंकि एग्जाम में आपको तो फाइनल आंसर तक पहुंचना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं आप? तो मैं कुछ और प्रॉब्लम्स ऐड करता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर आ गया हूं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी जेई में प्रॉब्लम पूछा जा चुका है। तो इसके बेस पर हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को यहां पर समझ लेते हैं। यहां पर बोल रहा है इफ 1.2 इंटू 1.992 इंटू 10⁻⁻25 जूल लाइट एनर्जी इज नीडेड बाय द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन आई टू सी एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो ह्यूमन आईज हैं उसको अगर एक लाइट में ऑब्जेक्ट को देखना है तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसको होती है। और इंटीरियर का मतलब है जो हमारी आईज का रेटिना है, लाइट उसके अंदर सबसे पहले एब्जॉर्ब होती है और फिर सम जो पार्ट है वो जब वो वापस एमिट करते हैं तो हमको कलर्स ऑब्जर्व होते हैं। तो यहां पर यही हमसे पूछ रहा है। अब हमको गिवन है द फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट, दिस लाइट इज ग्रीन लाइट, जिसकी वेवलेंथ गिवन है, इट्स वेवलेंथ इज 1 मीटर, needed to see the object are, it means we have to calculate number of photons of green light। और ये ऑलरेडी अभी आपको मैंने बताया था, in case of light जो क्वांटम्स हैं also known as what
फोटॉन्स। ओके, तो आपको ऑप्शंस यहां पर गिवन है 1, 2, 3 एंड इंफिनिटी। तो सबसे पहले कौन कौन से मुझे डेटास गिवन है मैं उनको यहां पर कलेक्ट करूंगा। तो गिवन एनर्जी गिवन है मुझे, सबसे पहले इट इज 1.2 इंटू 1.992 इंटू 10⁻⁻25 जूल। सेकेंड, मुझे यहां पर गिवन है वेवलेंथ, जो ग्रीन लाइट है उसकी मुझे वेवलेंथ गिवन है, इट इज 1 मीटर, और हमको यहां पर एन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं ग्रीन लाइट के। तो अभी मैंने आपको यहां पर फॉर्मूला बताया था एन का, इट इज E इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय H इंटू सी। ये देखिए, नाउ अब मुझे एनर्जी, वेवलेंथ, प्लैंक्स कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट ये सब पता है, तो मैं ये वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। सबसे पहले एनर्जी 1.2 इंटू 1.992 इंटू 10⁻⁻25 जूल, वेवलेंथ इज 1 मीटर, और डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, जब आप यहां से n की वैल्यू को सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड ये आपको आंसर यहां पर मिलता है 1.2। कितना? नंबर ऑफ फोटॉन्स 1.2। और अभी हम ये डिस्कस करके आए हैं कि n कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद यहां 2 लिखा हुआ है, तो जनरली जो हम राउंडिंग ऑफ का रूल जानते हैं, दैट रूल वो हमको डिफाइन करता है कि अगर डेसिमल के बाद 5 से कम वैल्यू है तो हम 1.2 को यहां पर नियरली अज्यूम कर लेंगे 1, है ना, ये राउंडिंग ऑफ का रूल है। बट ये रॉन्ग आंसर है अभी यहां पर, इट इज रॉन्ग अटेम्प्ट। क्वेश्चन उठता है व्हाई? इतनी अगर एनर्जी आइस को चाहिए, दिस इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, है ना, तो इसका मतलब दिस मैनी फोटॉन्स आइस को एब्जॉर्ब करने ही पड़ेंगे, 1.2 फोटॉन्स। और अगर आप 1.2 फोटॉन से कम फोटॉन आइस को सप्लाई करते हैं, इट मींस ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये तो मिलेगी ही नहीं, और इसलिए जो ग्रीन लाइट में वो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल ही नहीं होगा। एग्रीड और नॉट? सही बोल रहा हूं? तो इसीलिए यहां हमने 1 को रॉन्ग यहां पर अज्यूम किया है। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्या किया जाए? तो सुनिए, जब भी हमको n की वैल्यू फ्रैक्शनल मिल जाएगी तो हम हमेशा नेक्स्ट हायर होल नंबर ही हमेशा रिपोर्ट करेंगे। इट मींस मुझे 1.2 को यहां पर 2 अज्यूम करना पड़ेगा, ये करेक्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट ये बना कि अगर मुझे n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल मिल जाती है तो मैं हमेशा नेक्स्ट हायर होल नंबर ही यहां पर मेंशन करूंगा। ओके, तो दिस इज नेक्स्ट हायर होल नंबर वैल्यू, नेक्स्ट हायर होल नंबर वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अपनी कॉपी में एक पॉइंट जो मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं उसको मेंशन कर लीजिए। Whenever we will get fractional value of n, whenever we will get fractional value of n, then we have to write, we have to report next higher whole number value of n, because n never be fractional, that's why we have to write or we have to report next higher whole number value of n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिखा सभी स्टूडेंट्स ने? डिक्टेट कर लिया? तो इसलिए यहां अगर मैं ए ऑप्शन पर टिक करके आता, वी विल गेट नेगेटिव मार्क्स। तो मुझे यहां पर कौन से ऑप्शन पर टिक करना है? बी ऑप्शन पर टिक करना है। 2 इज करेक्ट आंसर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। तो यहां से हमने एक नई बात सीखी कि जब भी n की वैल्यू मुझे फ्रैक्शनल मिलती है, हमको हमेशा नेक्स्ट हायर होल नंबर वैल्यू को रिपोर्ट करना है। अच्छा, आप देखें कि अगर कभी अभी जैसे हम प्रॉब्लम अटेंड करके आए कि 2.1 इंटू 10⁻18, ये हमने अभी आंसर भी लिखा था कहीं पर, ये वैल्यू होल नंबर है या फ्रैक्शनल है? क्या है? होल नंबर है। तो इसको अब ये नहीं बोलना कि सर ने बताया था 2.1 है तो इसको 3 मान लो, ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी होल नंबर वैल्यू, ये तो ऑलरेडी होल नंबर है। ओके, तो ये भी अपनी कॉपी में ढंग से नोट कर लीजिए। तो जब भी मुझे n की
फ्रैक्शनल वैल्यू मिलती है किसी भी प्रॉब्लम में, मुझे हमेशा नेक्स्ट हायर होल नंबर वैल्यू रिपोर्ट करना है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने यहां पे लिखा है प्रॉब्लम 5 में, अ गैस एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर and emits at two wavelengths. If one of the emission is at 680 nanometer, the other is at, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इसको कैसे अटेंड करेंगे? देखिए मान लेता हूं ये एक गैस का सैंपल है और इसके ऊपर हमने एक फोटोन को यहां पर स्ट्राइक कराया जिसका वेवलेंथ हमको गिवन है 355 नैनोमीटर। तो मैं इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, वो है Sc बाय लैम्डा और मुझे लैम्डा की वैल्यू 355 नैनोमीटर यहां पर गिवन है। ये देखिए अब इस गैस ने क्या किया, जितनी एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया उसको दो फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट कर दिया। ऐसे ये वेव मोशन है, अप्स एंड डाउन मोशन। मैंने अभी आपको जो बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है कि वेव मोशन में हमेशा लाइट ट्रेवल करती है, तो इसलिए मैं मान लेता हूं कि ये फर्स्ट फोटोन की एनर्जी है E1 और ये सेकंड फोटोन की एनर्जी है E2। ओके, अब मुझे यहां पर गिवन है कि जितना इस गैस ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब, उतना इस गैस ने दो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को एमिट कर दिया। ये एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन्स है, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन्स। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? अब जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो है Sc बाय लैम्डा और लैम्डा यहां पर 355 नैनोमीटर गिवन है, इज इक्वल टू जो एमिटेड फोटॉन्स हैं उसमें से एक फोटोन का जो वेवलेंथ है वो 680 नैनोमीटर है। इसको मैं लिख लेता हूं Sc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 और लैम्डा 1 680 नैनोमीटर गिवन है, प्लस E2 Sc बाय लैम्डा 2, मुझे लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहां पर Sc से Sc कैंसिल हो गया, तो ये 1/355 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/680 नैनोमीटर और प्लस 1/λ2 आ गया। ओके, अब यहां से तुम 1/λ2 कैलकुलेट कर लोगे, 1/λ2, तो 1/λ2 ये हो जाएगा 1/355 माइनस 1/680। तो यहां से स्टूडेंट जब तुम λ2 कैलकुलेट करोगे, इट मींस जो एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन है, सेकंड फोटोन की जो एनर्जी है, उसके लिए हमने यहां पे वेवलेंथ कैलकुलेट किया है। तो जो वेवलेंथ यहां पर आएगा वो 743 नैनोमीटर आएगा। ये आंसर होगा आपका। तो इसलिए यहां पर डी इज करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये ढंग से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा है प्रॉब्लम 6 में एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर इनवर्स इज, और इसके लिए हमको ये ऑप्शंस यहां पर गिवन है। देखिए सबसे पहली जो वैल्यू है एनर्जी की वो जूल पर फोटोन है, सेकंड जो एनर्जी वैल्यू है वो किलो कैलोरी पर मोल फोटोन है, और थर्ड जो वैल्यू गिवन है वो किलो जूल पर मोल फोटोन है। मतलब ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जन, जो यूनिट कन्वर्जन है एग्जामिनर ने वो सारे यहां पर पूछ लिए। और इसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशंस यहां पर गिवन है। सम इंफॉर्मेशंस आर देयर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV, इट मींस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसको हम अगर जूल के टर्म्स में लिखना चाहते हैं देन इट इज 1.6 into 10⁻⁹ जूल। तो वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल एंड वाइस वर्सा। और similarly 1 mole it is already known 6.02 into 10⁻23 and 1 calorie is equal to 4.18 joule. तो these are very important unit conversions. Now सबसे पहले मुझे यहां पर देखना चाहिए कि गिवन क्या है। ये क्या गिवन है? एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 10 सेंटीमीटर इनवर्स इसका मतलब यूनिट से समझ में आ रहा है कि सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये वेव नंबर गिवन है,
गिवन वेव नंबर, तो वेव नंबर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है। और हम ये पढ़ के आए हैं क्या कि जो वेव नंबर होता है वो तो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। तो इसका मतलब यहां से मुझे वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन वेव नंबर। क्यों, एग्रीड और नॉट? इसका मतलब 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो मुझे यहां से वेवलेंथ पता चल गई, इट इज 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं? डेफिनेटली। मैं यहां पे लिख सकता हूं लैम्डा, इट इज 1 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो इसलिए यहां पर मैंने 10 की पावर -2 मीटर से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया है। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब मुझे लैम्डा मीटर में पता चल गया है, ये जिसको अगर मैं ये 10 भी न्यूमरेटर में लेके आ जाता हूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -3 मीटर। ये देखिए, तो नाउ वेवलेंथ इज नोन इन टर्म्स ऑफ मीटर। अब मैं यहां से एनर्जी 1 फोटोन की, 1 मोल फोटोन की इजीली कैलकुलेट कर लूंगा। हां बच्चों, जैसे जो मैंने वेवलेंथ यहां पर कैलकुलेट कर लिया है 10⁻³ मीटर के इक्वल है। अब मैं 1 बाय 1 यहां पर ये जो मुझसे डेटा पूछे गए हैं इसके लिए एनर्जी वैल्यू लिखूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर लिखा है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। 1 फोटोन का मतलब है n की वैल्यू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है। तो हम अगर 1 फोटोन की एनर्जी लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं या तो h न्यू या sc बाय लैम्डा, क्योंकि मुझे वेवलेंथ की टर्म्स में गिवन है एनर्जी, तो इसलिए मैं sc बाय लैम्डा यहां पर मेंशन करूंगा। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड और c 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ इज ऑलरेडी नोन, वी हैव 10⁻³ मीटर, तो वो मैंने 10 की पावर -3 मीटर पुट कर दिया है। नाउ 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये तो आ जाएगा 19.89 और 10 की पावर -34, 10 की पावर 8, तो 10 की पावर -26 हो गया। ये -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -23 लेफ्ट रह जाएगा, तो 10 की पावर -23। ये वैल्यू जूल में आ रही है। सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, जूल पर फोटोन, पर मतलब 1 फोटोन की एनर्जी। क्या पर फोटोन जूल में ये वैल्यू यहां मैच कर रही है क्या? हां देखिए, जूल पर फोटोन 19.89, वी कैन राइट 19.9 इंटू 10⁻⁻23, मतलब ए ऑप्शन तो मैच कर रहा है। अब मैं जो वैल्यू मैंने जूल पर फोटोन में निकाली है इसको मैं पर मोल फोटोन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो पर मोल का मतलब 1 मोल फोटोन की एनर्जी। तो इसको जो भी वैल्यू यहां पर मुझे मिल रही है we have to multiply with 6.02 into 10⁻23। तो मैंने यहां जो एनर्जी लिखा है 19.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23, मल्टीप्लाई मैंने इसको कर दिया 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से, तो ये जूल पर मोल फोटोन में एनर्जी कन्वर्ट हो गया। ओके, अब क्योंकि हमको यहां जूल पर मोल फोटोन की जगह किलो जूल में पूछ रहा है, तो देखिए जो किलो जूल है 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 3 जूल। ये देखिए, इसका मतलब अगर मुझे जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो ये जो जूल में मुझे आंसर मिल रहा है उसको मैं 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये किलो जूल पर मोल फोटोन में एनर्जी हो गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 की पावर -23 से 10 की पावर 23 तो कैंसिल ही हो गया। 19.89 मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो ये 119.73 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल पर मोल फोटोन आंसर आ गया। इसको वी कैन राइट 11.97 इंटू 10 की पावर -2 किलो जूल पर मोल फोटोन। एग्रीड? क्या ये किलो जूल पर मोल फोटोन यहां पे मैच कर रहा है क्या? देखिए 11.97 12 है, बट 10 की पावर -7 गिवन है और यहां हमको 10 की पावर -2 मिल रहा है। इट मींस जो सी ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है किलो जूल पर मोल फोटोन में। नाउ अब मैं एनर्जी को किलो कैलोरी पर मोल फोटोन में मेंशन करूंगा। क्या मैंने जूल पर मोल फोटोन में लिख रखी है एनर्जी? आंसर है हां। तो सबसे पहले वही हमने किया और मुझे यहां पर गिवन है
1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो 1 जूल होगा वो 1/4.18 कैलोरी के होगा। ये देखिए, तो इंस्टेड ऑफ जूल, जो जूल में हमको यहां पे रिजल्ट मिला हुआ है पर मोल फोटोन, मैंने उसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 4.18 से डिवाइड कर दिया। ये देखिए, तो ये कैलोरी पर मोल फोटोन में आंसर आ गया। अब मैं इसको अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये किलो कैलोरी, तो ऑब्वियसली फिर वही यहां पर कॉन्सेप्ट होगा क्या, कि जो किलो कैलोरी है वो 10 की पावर 3 कैलोरी होगा। किलो कैलोरी 10 की पावर 3 कैलोरी होगा। तो कैलोरी को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना मतलब 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना, और पर मोल फोटोन, तो देखिए ये हमने फिर कैलकुलेशन कर लिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा रिजल्ट मुझे मिलेगा 28.64 इंटू 10 की पावर -3 किलो कैलोरी पर मोल फोटोन। क्या ये आंसर मैच कर रहा है क्या? 28.6 इंटू 10 की पावर -3 किलो कैलोरी पर मोल फोटोन। हाँ, ये आंसर मैच कर रहा है। इसका मतलब ए और बी आंसर मैच कर रहे हैं, तो मुझे डी ऑप्शन में ऐसे गिवन है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम में, जैसे यहां पर ए भी सही है, बी भी सही है, और डी में ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है, तो मुझे डी पर ही टिक करके आना है। ये डी इज करेक्ट आंसर। अगर ये सिंगल चॉइस प्रॉब्लम है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम विद सिंगल करेक्ट आंसर, तो मैं सबसे ऑथेंटिक आंसर यहां पर डी को रिपोर्ट करूंगा। और अगर मल्टीपल चॉइस यहां पे ऑप्शंस होते तो फिर मैं ए बी डी सबको सही करके आता, सबको टिक करके आता। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। ये सारे यूनिट कन्वर्जन हम फ्रीक्वेंटली एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज करते हैं स्टूडेंट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है, और 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है, या 1 जूल 1/4.18 कैलोरी होता है। एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर मैं यहां पर आ गया हूं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, या जो लाइट या एनर्जी का कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट। देखिए, मैंने यहां पे लिखा है प्रॉब्लम 7th में, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 430.53 किलो जूल पर मोल। इफ हाइड्रोजन इज डिसोसिएटेड बाय एलिमिनेटिंग with the radiation of wavelength 253.7 nanometer, the fraction of the radiant energy which will be converted into kinetic energy is given by। तो सबसे पहले यहां सारी जो टर्म्स हैं उनको समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको यहां पर गिवन है डिसोसिएशन एनर्जी। ये डिसोसिएशन एनर्जी, या हम इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आप इसको सिंपली ऐसे एब्रिवेट कर लीजिए BDE। क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? जैसे नाम से समझ में आ रहा है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये एक जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो हाइड्रोजन का एक एटम है, ये दूसरा जो राइट हैंड है ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, और देखिए ये हाइड्रोजन H2 है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कोवेलेंट बॉन्ड को अगर मुझे तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। और अगर ऐसे ही 1 मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन गैस जैसे है H2, जिसमें 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितनी एनर्जी मैं इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सप्लाई करूंगा, दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है, और जनरली हम इसको पर मोल ही रिपोर्ट करते हैं। आगे हम केमिस्ट्री में देखेंगे जितने भी टाइप की एनर्जीज होंगी वो हमेशा हम पर मोल, एक स्टैंडर्ड हमने यहां पे नोटेशन बना रखा है, पर मोल रिपोर्ट करते हैं। तो मैं यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखूंगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। और इसलिए आपको यहां पर भी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, गिवन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन का, वो आपको इतना ही गिवन है। कितना? 430
6.53 किलो जूल पर मोल, मतलब किलो जूल पर मोल ये गिवन है। इट मींस 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अगर मुझे तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ना है, तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो अब मैं यहां पर ये मेंशन कर लूंगा, बिकॉज 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोकन बाय दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी 430.53, इसको अगर जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 की पावर 3 जूल हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है तो ये ब्रोकन बाय ये हो जाएगा 430.53 इंटू 10 की पावर 3 जूल डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए, ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इतनी एनर्जी से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो पा रहा है। नाउ अब आपको गिवन है यहां पे ये हाइड्रोजन का सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल। हमने इसमें क्या किया, इफ हाइड्रोजन इज डिसोसिएटेड बाय इल्यूमिनेटिंग विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 253.7 नैनोमीटर, इसका मतलब मैंने इसके ऊपर एक रेडिएशन को स्ट्राइक कराया, इट इज रेडिएशन। और ये इसकी जो एनर्जी है वो Sc बाय लैम्डा, मुझे वेवलेंथ यहां पर गिवन है, इट इज 253.7 नैनोमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो एनर्जी है इसका सम पार्ट जो हम एनर्जी रेडिएशन बोल देते हैं, रेडिएंट एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, तो सम पार्ट ऑफ रेडिएशन एनर्जी is absorbed by hydrogen molecules to dissociate bond, and rest part of radiant energy converted into kinetic energy of hydrogen atoms। आप खुद सोचिए, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो हियर एंड देयर मूव करने लग जाएंगे, ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक होते ही। तो इसका मतलब जब मूवमेंट होगा हाइड्रोजन एटम्स का तो डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये देखिए। तो ओवरऑल यहां पर कुछ ऐसे हो गया, रेडिएशन एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और प्लस रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो गया। ये इक्वेशन बन गई हमारी, रेडिएशन एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रेडिएशन एनर्जी ये है Sc डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा इट इज 253.7 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ये देखिए, इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर हाइड्रोजन, तो ये 430.53 इंटू 10 की पावर 3 जूल डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और प्लस यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम्स की निकाल लूंगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो कितना हो जाएगा ये, दिस वैल्यू माइनस दैट वैल्यू, तो इट इज 6.63
इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और डिवाइड है ये 253.7 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर माइनस दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू है 430.53 इंटू 10 की पावर 3 जूल डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए ये होगा स्टूडेंट रिजल्ट। तो यहां से तुमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मिल जाएगी। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, द फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी विच विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो रेडिएशन एनर्जी है उसका कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी है। तो हमको अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने के बाद काइनेटिक एनर्जी जो हमने कैलकुलेट किया डिवाइड बाय जो रेडिएशन एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज में आंसर रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले ये सभी स्टूडेंट ने प्रॉब्लम नोट कर लिया, क्योंकि मैं इसी को यहां पर रफ करके आपको फाइनल आंसर रिपोर्ट करूंगा, तो इसको ढंग से सबसे पहले नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, यहां से जब मैं काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम्स की कैलकुलेट करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा 6.49 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। इसको कैलकुलेट करके प्रॉपर्ली आप देखिएगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम्स की मुझे मिल गई। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है, इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी है। आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता था कि पर हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते। डिवाइड बाय अगर मैं 2 कर दूंगा तो एक हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्लियर। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अब ये नोन है 6.49 इंटू 10 की पावर -20 जूल। फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी विच विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मुझसे पूछा गया था। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट किया डिवाइड बाय ये जो रेडिएशन एनर्जी है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 253.7 इंटू 10 की पावर -9, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको रिजल्ट ये मिलेगा 78 इंटू 10 की पावर -20। तो 10 की पावर -20 से 10 की पावर -20 कैंसिल। इसको सॉल्व करोगे क्योंकि तुमको परसेंटेज में रिपोर्ट करना था, तो अप्रोक्सीमेटली ये 8.76 परसेंटेज आएगा, 8 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगा, जो अभी मुझे यहां पर गिवन आंसर में ए आंसर लग रहा है। ए इज करेक्ट आंसर। तो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। तो इस प्रॉब्लम से हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखा, जो हमने पर मोल वहां पर देखा कि रिपोर्ट करते हैं। इसको अगर मुझे सिंगल मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो वो हमने सीखा कैसे करते हैं। ओके। और फिर यहां से मैंने रेडिएशन एनर्जी की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम्स की कैलकुलेट करी, और फिर फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था तो वो हमने वहां पर कैलकुलेट करके देखा। ओके। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने यहां पे लिखा है, जो अभी हमने प्रॉब्लम 7th अटेंड किया था, उसी से कुछ मिलता जुलता है। देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको कुछ डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड बता रहा हूं। अच्छा, एक बात मैं सभी स्टूडेंट्स को और बता दूं, यहां पे जो हमने ऑर्डर पढ़ा था ना, ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव, है ना, विजिबल, इंफ्रारेड, ये सारे जो हमने ऑर्डर में पढ़े हैं, उसको मैंने याद रखने का एक तरीका भी बना रखा है स्टूडेंट, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को यहां पर जरा समझ लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ Cl2 बॉन्ड इन क्लोरीन इज 242 किलो जूल पर मोल। ये देखिए यहां पे फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्लोरीन बॉन्ड, इट मींस ये तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, गिवन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 पर मोल। तो ये 242 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल है। ये इसको किलो जूल से जूल में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख दूंगा, बिकॉज 6.02 इंटू 10 की पावर 23 Cl2 मॉलिक्यूल्स
ब्रोकन बाय 242 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल। तो देयरफॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 ब्रोकन बाय, ये हो जाएगा 242 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 जूल पर मोल। ये देखिए, क्लियर हो गया? मतलब ये हमने एक मॉलिक्यूल के लिए कन्वर्ट कर दिया है, इट इज जूल, अब हो गया पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए पर मॉलिक्यूल। अब आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक मॉलिक्यूल की पता चल गई है। अब आपको क्या बोल रहा है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, क्योंकि सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड पर जब मैं एक पर्टिकुलर एनर्जी का रेडिएशन स्ट्राइक कराऊंगा, जो बोले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। तो ये देखिए, ये क्लोरीन का सिंगल मॉलिक्यूल, और इस सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर हमको यहां पर रेडिएशन स्ट्राइक कराना है E इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा। ओके, तो फिर बोल रहा है कि बताइए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू वो क्या है ना, जो सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड के मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। तो ऑब्वियसली ये जो एनर्जी है, ये मुझे इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो मैंने 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखा है उसके इक्वल कर देना पड़ेगा। तो यहां से मैं लैम्डा कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि यही तो एनर्जी वैल्यू है जो एक Cl2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो मैं यहां लिख दूंगा देयरफॉर जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, ये इंसिडेंट का मतलब होता है वो रेडिएशन जो इस बॉन्ड के ऊपर फॉल हो रहा है, इंसिडेंट फॉल हो रहा है, ये इक्वल होगा 242 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 जूल पर मॉलिक्यूल। और आपको यहां इंसिडेंट रेडिएशन में जो लैम्डा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिसको एग्जामिनर ने बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसका मतलब एनर्जी मिनिमम है। वेवलेंथ अगर लॉन्गर है तो एनर्जी मिनिमम है, वेवलेंथ अगर शॉर्टर है तो एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, है ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं SC बाय लैम्डा, तो H 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लैम्डा, ये मुझे फाइंड करना है, ये इक्वल है 242 इंटू 10 की पावर 3 जूल डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए, क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां से मुझे लैम्डा निकालना है स्टूडेंट्स। तो जब आप ये लैम्डा सॉल्व करोगे, यू विल फाइंड ये रिजल्ट आएगा 494 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, विच वी कैन राइट एज 494 नैनोमीटर। ये देखिए, इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो रिजल्ट आपको इतना मिलने वाला है। तो इसलिए व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? यहां ए आंसर सही है। तो आई थिंक आज मैंने आपको जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स बताए हैं वो आपने ढंग से अपनी कॉपी में नोट कर लिए हैं और सारे प्रॉब्लम्स को ढंग से समझ लिया है। हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं उसको आप जरा लिख लीजिए अपनी कॉपी में। हाँ स्टूडेंट्स, तो इस पूरे डिस्कशन को कंप्लीट करने के बाद हमने जहां पर स्टार्ट किया था आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एट द एंड मैं आपको देखिए याद रखने का मैं एक आपको यहां पे न्यूमोनिक बता रहा हूं। आपको मैंने इनकी वेवलेंथ भी बताई थी। जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले रेडिएशंस हैं रेडियो वेव्स, और जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले रेडिएशंस हैं कॉस्मिक रेस। ये आपको मैंने बता दिया था कि वेवलेंथ वैल्यू कभी नहीं पूछने जाने वाली। इंपॉर्टेंट है विजिबल, क्योंकि हम और आप सभी विजिबल रीजन के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए विजिबल रीजन की वेवलेंथ आप याद रखना चाहें तो रख लीजिए। लेकिन ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। तो क्या कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखिए, आर इसको र, माइक्रो में रमैया, रमैया में आई, तो रेडियो माइक्रो इंफ्रा रमैया, वस्तावैया, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। एक
पुरानी मूवी का सॉन्ग है, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। तो हम इसको ऐसे याद रख लिए, रमैया वस्तावैया मतलब विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। फिर रमैया वस्तावैया एक्स-रे ने मतलब एक्स-रेस, गामा को मतलब गामा रेस, एक्स-रेस गामा को मतलब कॉस्मिक रेस दिल दिया। तो रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, एक्स-रे ने गामा को दिल दिया। तो हम अगर इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस याद रख लेंगे, जैसे आपको याद होगा रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने केबीसी का आपको एक एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कौन बनेगा करोड़पति में नवाठे मांगे आलू, तो अभी भी याद है, तो आपको भी याद होगा ऐसे ही जैसा मैंने आपको वहां पर फॉलो करने के लिए बोला था। तो सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आज के बाद आप ऐसे याद रख लिए, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, एक्स-रे ने गामा को दिल दिया। तो देखिए आपको क्विक याद हो गया, अब आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये सीक्वेंस आपको बस याद होना चाहिए कि इस ऑर्डर में वेवलेंथ जो रेडियो वेव्स हैं वहां से कॉस्मिक रेस की तरफ जाने पे, मूव करने पर वेवलेंथ डिक्रीज होती है। दैट्स ऑल। तो आज का जो डिस्कशन है हम इसको यहां पर रोक लेते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन एटॉमिक स्ट्रक्चर हम वापस आएंगे और फिर बात करेंगे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जिसमें मैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। ओके, तो फिर मिलते हैं, बाय।